तो भैया जो कंटेंट हुआ है, एक तो सारा ज्ञान जो अस्तित्व दर्शन ज्ञान की बात हुई है ना, जीवन ज्ञान की बात हुई है, और मानवीयता पूर्ण आचरण। तो ब्रीफ में तो सारा ही कवर हो गया है, मोटे मोटे जो परिचय में अपन कवर करते हैं पॉइंट्स, है ना। और सुख का स्रोत क्या है, परिवार में व्यवस्था, स्वयं में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था। समाज में व्यवस्था का थोड़ा बहुत कंटेंट है ना, एक जो गांव में व्यवस्था का स्वरूप है उस पर कुछ चर्चा हुई है। और जो स्वयं में व्यवस्था का स्वरूप है उसमें जो चित्रण जो बदलने हैं, है ना, आशा विचार इच्छा, जो ज्ञान की रोशनी में रीसेट होते हैं, प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य की ओर गति है, ये वाला एक मोटा फ्रेम बात हुई है सबके साथ। जी भैया, जी भैया, खूब धन्यवाद। और आप दोनों को खूब धन्यवाद। आप सभी मित्रों को खूब नमस्कार। ऑनलाइन पे मेरा अभ्यास थोड़ा कम है, मेरे को आमने सामने ज्यादा ठीक लगता है, तो कभी आमने सामने मिलेंगे, इसके लिए आज मिल रहे हैं। बैठेंगे। जैसा कि वेणु भाई ने कहा और आप सभी लोग जैसा सोच रहे हैं कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मेरे को लगता है कि हम सभी की उम्र 50 प्लस माइनस के आसपास होगी, और 50 और 60 को छूते छूते कहीं ना कहीं जिन सारी सपनों को लेके हम यंग एज में निकले रहते हैं, इस उम्र तक आते आते या तो उनको पा लिए रहते हैं या उससे ज्यादा पा लिए रहते हैं। और उसके साथ साथ एक और काम भी होता है कि उसकी हैसियत भी समझ में आती है कि उसकी हैसियत कितनी है। क्योंकि जब 25 साल पहले खड़े होके आज की उपलब्धियों को सोच रहे थे तो शायद इतनी बड़ी उपलब्धियों के लिए सोचा भी नहीं था। यदि उतनी बड़ी उपलब्धियां मिल भी गई हैं तो उसका जो सार है वो शायद अब ज्यादा कॉन्क्रीटली हमको पकड़ में आ रहा है। दोस्तों, दो बातें बहुत केंद्र में रख के सोचने की हैं। एक तो मेरे को केवल आप दोनों का ही वीडियो दिखाई दे रहा है, सबका वीडियो एक साथ दिखाई देगा तो अच्छा होगा। लाइट पे पीछे की वहां पे रख दो, तो लाइट जितना आगे रख सकते और लोग इधर आ सकते हैं तो सब लोग दिख जाएंगे। खूब खूब धन्यवाद। बहुत बढ़िया, खूब धन्यवाद। तो देखिए, बेसिकली जो ये बात हम सब पहले से भी सोचते हैं, पहले से भी जानते हैं कि मानव की महिमा इतनी है कि मानव में सोचने की ताकत है। और सोचने की ताकत इसी बात की है कि वो हर बात के मूल आधार को पकड़ने की कोशिश करता है, हर चीज के मूल तक जाने की कोशिश करता है। जितना थोड़ा सा समय हमारे बीच में उपलब्ध है, मैं 2-3 चीजें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज इस उम्र में पहुंचने के बाद हम समाज के लिए क्या सोचें, अपनी जिंदगी के लिए क्या सोचें। और ये सोचना मात्र समाज सेवा जैसा कोई काम नहीं है, ये सोचना मात्र कोई ऑप्शन नहीं है, ये सोचना हमारी जरूरत है, हमारी मानसिक और भावनात्मक जरूरत है। अपनी मानसिक और भावनात्मक जरूरत के लिए ये सोचना हमारी खुद की एक जरूरत है, केवल ऑप्शन नहीं है। सोच लेंगे तो भी चल जाएगा, नहीं सोच लेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लगभग मेरी भी उम्र 54 के आसपास है और तमाम मित्र 60-70 से लेके और तमाम रेंज के सभी लोग हैं। आज सब लोग जिस मुहाने पे खड़े हैं, जिस मानसिकता के साथ खड़े हैं, जिन उपलब्धियों के लिए उन्होंने सोचा नहीं था, वो तमाम उपलब्धियां उन सभी ने पाई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी कुछ और भी कहती है। जो कुछ पाया है उसके लिए धन्यवाद, जिनका सहयोग से पाया है उसके लिए धन्यवाद। पर कुछ मूल सवाल हमारे पास हैं। क्या मूल सवाल? एक ये है कि बिजनेस जिंदगी के लिए है कि जिंदगी बिजनेस के लिए? मूल सवाल ये है कि समाज मानवता के लिए है कि मानवता समाज के लिए? मूल समाज ये है कि राजनीति मानवता के लिए है कि मानव राजनीति के लिए है? तो जब मूल सवालों पे खड़े होते हैं कि राजनीति मानवता के लिए है कि मानवता राजनीति के लिए है, समाज मानवता के लिए है कि मानवता समाज के लिए है,
या शिक्षा मानवता के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन मानवता के लिए है, परिवार मानवता के लिए है, समाज मानवता के लिए है। यदि सारी चीजों को हम सोचते हैं तो सबका मूल आधार, सबकी चोटी एक ही जगह से बंधी हुई है कि हम सभी मानव हैं और किसी परिवार में जन्म लेते हैं, और किसी परिवार में जन्म लेने के साथ अपने भीतर जो एक सूत्र है, अजय भाई ने शेयर किया होगा कि हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। तो हर मानव में वो जो लड़ी बम टाइप आग लगा देते हैं ना बत्ती एक बार, तो मानव होने के रूप में हमारा वो लड़ी बम में आग लगी हुई है कि हम लगातार किसी सुख की तलाश में हैं ही हैं, और हम दौड़ने के लिए बाध्य हैं ही हैं, हम चुपचाप बैठ नहीं सकते। इसका मतलब है कि यदि इस धरती के सभी मानव उस दौड़ में लगे ही हुए हैं तो उसको पाने का कोई तरीका होगा, उस तक पहुंचने का कोई तरीका होगा। तो इसका ये अर्थ भी हुआ कि आज हम लोग उस मुहाने पे खड़े हैं जहां की हम सांसारिक उपलब्धियों को पाए हुए लोग हैं, और आज इस जगह में खड़े हैं कि यदि कोई गैप रह गया है तो उसको पहचान भी सकते हैं और उसको एड्रेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी अपनी जर्नी को मैं देख के बोलूं तो लगभग 91 में मेरे सामने ये क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि जीने का कोई पर्पस होगा। मैं बिजनेस के लिए हूं कि बिजनेस मेरे लिए है, मैं जॉब के लिए हूं कि जॉब मेरे लिए है, घर मेरे लिए है कि मैं घर के लिए हूं, गाड़ी मेरे लिए है कि मैं गाड़ी के लिए हूं। तो ये तमाम क्वेश्चन अपने भीतर खड़े होने शुरू हो ही गए, लेकिन इनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता था। और अपने आसपास जब भी कुछ देखते थे तो उसमें बहुत ऐसी चीजें नहीं मिल रही थी जिनके के साथ आगे बढ़ा जा सके, बल्कि धीरे धीरे मेरा समाज के साथ में, सरकार के साथ में इतना विरोध हुआ कि लगभग आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने ये पाया कि ये लड़ाई कहीं पहुंचेगी नहीं। तो इस पढ़े लिखे समाज में मेरे पास केवल दो ही चीजें थी, मैं चोरी नहीं करना चाहता था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, और मैं समाज में जीना चाहता था। नौकरी करते समय कंपनी के लिए झूठ बोलना पड़ता था, और व्यापार करने गए तो पता चला कि चोरी और झूठ के बिना वहां भी कोई तरीका नहीं है। तो जिस तरह की हमारी शासन की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जिस तरह के नियम कायदे कानून बने हुए हैं, और जिस तरह की हमारी भी मानसिकता है, इन तमाम चीजों को मिला के देखोगे, लेकिन जब एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए हम तमाम अच्छी कामनाएं करते हैं। झूठ नहीं बोलना, ऐसा हम उसको बार बार सिखाते हैं, जबकि बड़े होके हम ये पाते हैं कि झूठ बोलें और चेहरे पे शिकन ना आए, यही योग्यता है। तो कहीं ना कहीं एक बचपन के रूप में, एक अपने बच्चे के रूप में जो अच्छा हम उसको देना चाहते हैं, जो सच्चाई से हम उसको रूबरू कराना चाहते हैं, जिस पवित्रता के साथ उसको हम जीते हुए देखना चाहते हैं, संबंध की जिस तृप्ति को हम अपने भीतर देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम जीने जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा समाज में और हमारी व्यवस्थाओं में ठीक उसके विपरीत हमको जीना पड़ता है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल होने की बात आ जाती है कि समाज में रहना है तो प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी ने प्रैक्टिकल होने के लिए क्या क्या किया, और हमारे आने वाले बच्चे प्रैक्टिकल होने के लिए क्या क्या करेंगे, और उनके बच्चे क्या करेंगे, और उनके बच्चे क्या करेंगे। यदि 5 जनरेशन और बाद जाके देखेंगे तो परिस्थितियां क्या होंगी। तो इस पे भी हमारा ध्यान जाता है कि कहीं ना कहीं इस बात को सोचने की जरूरत है कि हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको बेस्ट एजुकेशन मिले, एक सही एजुकेशन मिले। हमारी जिंदगी में कोई कमी रह गई है तो वो उनकी कमी में ना रह, उनकी जिंदगी में ना रह जाए। तो चाहे एजुकेशन के रूप में बात करें, चाहे समाज के रूप, बच्चे की संगत गलत है तो हम संगत बदल देना चाहते हैं ताकि उसका प्रभाव हमारे बच्चे के ऊपर ना पड़े। आज यदि हम एक बिजनेस के रूप में, समाज के रूप में, राजनीति के रूप में जिस समाज में रह रहे हैं, अभी इलेक्शन जारी है और सभी जगह आप पलट के देखोगे कि इलेक्शन में लगे हुए सभी लोगों की पारिवारिक स्थितियां कैसी हैं, मानसिक स्थितियां कैसी हैं, और ये जब समाज को लोग लीड कर रहे हैं, क्या हम चाहेंगे कि ये हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। मैं जब नौकरी करता था तो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर को देखकर मेरे को कभी नहीं लगता था कि मेरे को ऐसा बनना है। यदि आज हमारे बच्चे हमारे पॉलिटिकल लोगों को देखते हैं तो उनको उनको देख के कभी उनके प्रति श्रद्धा पैदा नहीं होती है। यदि हमारे बच्चों को पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं होती है, यदि हमारे बच्चों को हमारे धर्म के प्रति आस्थाएं पैदा नहीं होती हैं, यदि हमारे परिवार में एक दूसरे के साथ समय के साथ साथ
चीजें बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो दोस्तों बड़े होके इनके मन में किन चीजों के प्रति सम्मान पैदा होगा, श्रद्धा पैदा होगी, कहाँ आदमी का जहां सम्मान पैदा होता है, जहां श्रद्धा पैदा होती है, वहीं अपना तन मन धन लगाता है। यदि आदमी के मन में किसी चीज के प्रति सम्मान और श्रद्धा पैदा ही नहीं हो रहा है, तो अपना तन मन धन किस दिशा में लगाएगा, किस जगह में जाके मत्था टिकाएगा। तो दोस्तों इस बात की जरूरत तो है। आज हम अपने अपने जिंदगी में सभी, मेरे को लगता है कि कम और ज्यादा सामान्य आर्थिक परिस्थितियों से निकले हुए लोग हैं, और आज हम सभी आर्थिक उपलब्धियों को पाए हुए लोग हैं। एक दिशा में हमने किसी अभाव को महसूस किया, उस अभाव को पूरा करने का संकल्प लिया, आज हमने उस अभाव को पूरा किया है, उसमें हम सफल हैं, और समाज भी हमको सफल मानता है, हम भी अपने आप को सफल मानते हैं। लेकिन इस सफलता के मोड़ पे आने के बावजूद भी जब अकेले में बैठ के अपने भीतर में झांक के देखता हूँ, तो बहुत सारा खालीपन दिखाई देता है। बहुत सारा ऐसा स्थितियां दिखाई देती हैं जहां लगता है कि कुछ और भी होने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ मैंने पाया है वो अच्छा है, लेकिन जिंदगी को भरने के लिए अभी पर्याप्त नहीं है। मेरे परिवार में भी ऐसा बहुत कुछ दिखाई देता है जहां मुझको लगता है कि गैप है, और ये भी एक सोचने की बात है कि आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ ये गैप बढ़ते जाएंगे कि घटते जाएंगे। तो इस रूप में जब हम सारी परिस्थितियों को सोचते हैं, तो मेरे को लगता है कि एक बात फिर से निष्कर्ष में आती है। उम्र के किसी मोड़ पे हमने देखा था कि परिवार में आर्थिक अभाव है, उस अभाव को हमने स्वीकारा, उस अभाव से मुक्त होने को हमने स्वीकारा, हमने मेहनत की, उस अभाव से हम मुक्त हो गए। आज जिंदगी के इस मोड़ पे आके हम ये भी पहचान रहे हैं कि हमारे खुद के भीतर भी कोई मानसिक अतृप्तियां हैं, कोई मानसिक गैप हैं, भावनात्मक गैप हैं, है ना। और हमारे परिवारों में भी दिखाई देता है कि कोई गैप दिखाई देते हैं, और ये गैप अभी जब हम जिस उम्र के हम सभी लोग हैं, हमारे बच्चे की या तो शादियां हो गई होंगी या शादियां होने वाली होंगी। अब आप भी यदि उन बच्चों से बात करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हमने जिस माइंडसेट के साथ में शादियां की थी और आज जिस माइंडसेट के साथ बच्चे हैं, इस माइंडसेट के साथ चलने में शादियां कितनी टिकाऊ हो पाएंगी, शादियां कितनी टिक पाएंगी, और आने वाली पीढ़ियों में मुझको लगता है कि गुजरात की बहुत बड़ी ताकत है कि आस्था की ताकत है, पारिवारिकता की ताकत है, और एक बिजनेस की ताकत है। हम अपने परिवारों को आने वाली पीढ़ियों में कितना बचा के रख पाएंगे। तो इन सारी चीजों को हम सोचते हैं, तो एक पार्ट पे हमने विजय पाई है कि आर्थिक अभाव को हमने देखा था, उसको हमने मेहनत करके दूर कर पाए। ये जो मानसिक और भावनात्मक अभाव की पीड़ा हमारे भीतर है, हमारे परिवार में है, समाज में दिखाई देती है, क्या इसको दूर करने का कोई तरीका हो सकता है? दोस्तों, चाहे आर्थिक अभाव हो, और चाहे समाज की राजनीतिक समस्याएं हो, चाहे सामाजिक समस्याएं हो, चाहे शिक्षा की सारी समस्याएं हो, आदमी की सारी समस्याएं, अब तो हमको ये स्वीकार होता है कि मूलतः वो मानसिक समस्याएं ही हैं। तो ये मानसिक समस्या वाला काम, मानसिक जो स्वस्थता वाला काम है ना, ये जो स्वयं के प्रति विश्वास वाला काम है। अजय भाई ने आपसे चर्चा के दौरान स्वयं के प्रति विश्वास की बात जरूर की होगी। तो ये स्वयं के प्रति विश्वास अपने आप में कोई ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी के सारे अभाव को भर देता है, और मेरे ही अभाव को नहीं भरता है, ये मेरे आसपास के पूरे समाज और परिवार के अभाव को भी भर सकता है। शिक्षा पूर्वक इस अभाव को भरा जा सकता है। इस यात्रा को हमने थोड़ा सा होते हुए देखा है। पिछले दिनों में जो गुजरात की यात्रा रही है, तो मैं सोचता हूँ कि आपसे चर्चा में आया भी होगा। 2013 में मेरे को याद है कि शायद मैंने पहला शिविर गुजरात में किया, सूरत में किया था। 2013 में अग्रवाल समाज का कोई भवन था। तो 2013 से लेके अभी 2023 आने को है, तो ये 10 साल की यात्रा देखा जाए तो सूरत में जीवन विद्या को लेके हुई है। तो जीवन विद्या के रूप में एक ऐसी टॉर्च हमको दिखाई देती है जो स्वयं के प्रति विश्वास को जगाने का एक बिल्कुल निरपेक्ष माध्यम हमको देती है। अभी हमारा विश्वास कहीं ना कहीं कंपैरिजन में है, किसी दूसरों के कंपैरिजन में है। स्वयं के प्रति विश्वास का कोई निरपेक्ष आधार हो सकता है, ये एक बड़ी घटना होगी। दोस्तों, एक छोटी घटना आपसे शेयर करता हूँ। जब हम लोगों ने जीवन विद्या में काम करना शुरू किया था, तो देश भर में जब मैंने शिविर लेना शुरू किया और नए नए लोगों से मिलना शुरू किया, तो सभी तरह के लोग मिलते थे।
एक दो तरह के लोगों ने मिले जिन्होंने एक बार को मेरे को उस समय जब मेरी बहुत शुरुआती दौर था, उनके तर्क इतने मजबूत थे और जो कुछ उन्होंने कहा उससे एक बार को मैं भी सोचने के लिए बाध्य हुआ। उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग ये जो परिवार को जोड़ने की बात करते हो, समाज को जोड़ने की बात करते हो, परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, ये मात्र सपना है, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कोई आधार अस्तित्व में है ही नहीं। अस्तित्व में मानव है, मानव कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन ये परिवार मानव की कल्पना से निकला है, ये समाज मानव की कल्पना से निकला है। जो चीज मानव की कल्पना से निकली है, जो अपने आप में अस्तित्व सहज नहीं है, जो अपने आप में नेचुरल नहीं है, उसके बारे में आप कोई भी कल्पना कर सकते हो, लेकिन वो वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहते हो, क्योंकि ये अस्तित्व आपकी कल्पना से नहीं चलता है। मैं अपनी बात कह पाया? मैं अपनी बात कह पाया? हम लोग इस प्रयास में हम लोगों ने जो भी व्यक्तिगत रूप में, मानसिक रूप में अपने भीतर पीड़ा पाई, सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में पीड़ा पाई, उस पीड़ा के लिए जो कुछ भी प्रयास, सामाजिक प्रयास हम लोगों ने किए, वो तमाम असफलताओं के बाद जब 98 में आके आसपास हमको जीवन विद्या मिली, तो हमको ये लगा कि जिस चीज की हमको तलाश थी, जिस सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए, जिस एक पावरफुल, एक यूनिवर्सल लॉजिकल प्रैक्टिसेबल ग्राउंड्स पे हमको एक जिस अनुसंधान की आवश्यकता थी, वो अनुसंधान हमको मिला। ये अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक दौर में था। तो जब किसी व्यक्ति ने ये क्वेश्चन खड़ा किया कि देखो जो बात आप लोग सोच रहे हो, ये परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, ये समाज भय से मुक्त हो जाए, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मात्र तुम्हारे मन की चाहत है, ये उन पीड़ाओं से पैदा हुई अपेक्षा है। नेचर में परिवार और समाज नहीं है, नेचर में केवल मानव है, इसलिए ये संभव नहीं है। दोस्तों, आपके सामने जितनी चर्चा हुई होगी, उसमें एक बड़ा जो पहलू सामने आया है, उसमें ये पहलू सामने आया है कि मानव का अध्ययन हो सकता है। अभी तक एक यात्रा हमने की थी कि ईश्वर में सुख है, उसको तलाशने की कोशिश की, तो वहां भी आदमी छूट गया। शरीर को भोगने की कोशिश की, तो वहां भी आदमी छूट गया। मानव का अध्ययन हुआ, तो पता चला कि मानव को चलाने वाली चीज जीवन है, और जीवन शरीर को चलाता है। जीवन शरीर को चलाता है, इस अपेक्षा में चलाता है कि जीवन के भीतर जो सुख की कामना है, वो कामना उसकी पूरी हो जाए। तो शरीर मेरे लिए साधन है, तो घर मेरे लिए साधन है, तो ये व्यवसाय भी मेरे लिए साधन है, तो ये देश भी उसके लिए एक साधन है। तो ये देश से लेके, संविधान से लेके, समाज से लेके, राजनीति से लेके, तमाम चीजें साधन है इस बात के लिए कि इस धरती पे पैदा हुए मानव अपने भीतर की उस अपूर्णता को पूर्ण कर सकें, अपनी पूर्णता को प्रमाणित कर सकें, अपने आप को पूर्ण रूप में व्यक्त कर सकें। तो मानव की पूर्णता को व्यक्त करने के लिए यदि संविधान अधूरा है तो उसको बदलने की आवश्यकता है, यदि राजनीति अधूरा है तो उसको बदलने की आवश्यकता है, यदि समाज के मापदंड अधूरे हैं तो उसको बदलने की आवश्यकता है, यदि शिक्षा अधूरी है तो उसको बदल देने की आवश्यकता है। सब कुछ मानव के लिए है, मानवता के लिए है, मानव में जागृति के लिए है, मानव में खुशहाली के लिए है, मानव में उस स्वयं के प्रति विश्वास को व्यक्त करने के लिए है। और मानव में ये स्वयं के प्रति विश्वास का जो सूत्र दर्शन में आता है, वो अस्तित्व के प्रति विश्वास से स्वयं के प्रति विश्वास पैदा होता है। ये अस्तित्व का अध्ययन होता है, नेचर का अध्ययन होता है, तो पता चलता है कि सब कुछ नियम पूर्ण है। मानव का पता चलता है कि मानव में भी जीवन और शरीर भी सब कुछ नियम पूर्ण है। सब कुछ नियम पूर्ण है तो इसको समझा जा सकता है, इसको जिया जा सकता है। तो मानव में चर्चा करते समय दो चीजें आपके सामने आई होंगी, स्थापित मूल्य आया होगा, शिष्ट मूल्य आया होगा। तो एक मानव में स्वयं के प्रति विश्वास उसमें स्थापित मूल्य के रूप में दिखाई देता है। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, है ना। ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, ये सारे मूल्य ही, ये सारे भाव ही मानव में जब गति करते हैं, यही परिवार के स्वरूप में दिखाई देता है। यही जब और विस्तार पाते हैं, यही समाज के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ से ये एक बात बहुत गहरी निकल के आती है कि ये परिवार एक हो जाए, ये मात्र मानव की दुख पाने की कल्पना से नहीं आया है। ये समाज अपने आप में भयमुक्त हो जाए,
ये मानव की समाज से पीड़ा की कल्पना से नहीं आया है। इसका मतलब है कि परिवार एक मानव अपने आप में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो सकता है। ये तो मानव के अध्ययन से निकल के आता ही है। लेकिन मानव जब स्वयं में विश्वास पाता है तो वो स्वयं में स्थापित मूल्यों को पाता है। स्थापित मूल्यों की अभिव्यक्ति परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार के स्वरूप में है। और ये स्थापित मूल्य की अभिव्यक्ति जब दूर तक फैलती है, समाज तक फैलती है, देश तक फैलती है और पूरे विश्व में फैलती है, तो ये ही समाज गति के रूप में है, भयमुक्त समाज के अर्थ में है। तो मैं आप लोगों से यदि पूछना चाहता हूं तो कितने लोगों को, आप लोगों को ये भरोसा हो गया कि जैसे एक कॉन्फिडेंस के साथ में आपने एक बिजनेस शुरू किया और उसको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, आज अपने भीतर ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ बिजनेस कैसे किया जाता है। तो मुझको लगता है कि ये दूसरा बिजनेस यहाँ से शुरू होता है। जिंदगी का बिजनेस है, खुशियों का बिजनेस है, और उस खुशियों के बिजनेस में सबके साथ पार्टनरशिप हो सकती है। पहली पार्टनरशिप अपने परिवार के साथ होगी। तो आप में से कितने लोगों के मन में ये आता है कि आने वाले दिनों में 20 लोग आप लोग बैठे हैं, 20 आपके और मित्र होंगे। मेरा एक ऐसा पिछले दिनों की यात्रा से भाव बना है कि जब तक पूरा परिवार साथ बैठता है, जॉइंट फैमिली के रूप में हम साथ बैठते हैं, तो 7 दिन में ही बहुत सारी नैया पार होती है और बहुत बड़ी उपलब्धियों को हम फील कर पाते हैं। तो क्या ये भविष्य में संभव है कि हम सूरत के सारे लोग मिलके एक ऐसा शिविर डिजाइन करें जिसमें हम सब अपने कुटुंब के साथ में बैठे? एक परिवार में हो सकता है 20 लोग हों, एक परिवार में हो सकता है 10 लोग हों, हो सकता है 20 लोग, 10 लोग, कितने लोग आप आते हैं। लेकिन एक शिविर ऐसा प्लान किया जाए जिसको कुटुंब शिविर का नाम दिया जाए। अभी तक शिविरों में ये होता रहा है कि किसी भी शिविर में पेयर के रूप में अब काफी लोग आने लगे हैं। ये मैसेज लोगों तक चला गया है कि अपने कुटुंब में, अपने पारिवारिक रिश्तों की बेहतरी के लिए एक बहुत पावरफुल टूल के रूप में इस रास्ते में हम चल सकते हैं। तो मेरी जितना समय आपके साथ बात करने के लिए मिला है, तो मेरी तो ये कामना है कि आगे, अभी तक आदरणीय नागराज जी के समय से एक बात रही कि गांव को व्यवस्था की इकाई के रूप में देखा जाए। गांव एक छोटी इकाई है, बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है ही है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि देखिए, मैं तो दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ और हमारे आसपास तो गांव में वो लोग बचे हैं जिनको शहर निकलने के लिए कोई अवसर नहीं मिला है। तो जब गांव में सारा वो वर्ग, अधिकांश वो वर्ग बचा है जिसको शहर निकलने के लिए अवसर नहीं मिला है, लेकिन उसके सारे सपने वही हैं कि वो कुछ अच्छा करना चाहता था और वो नहीं कर पाया है। तो जिनके मन पहले से बहुत कुंठित हैं, दबाव में है, अपनी जिंदगी में जिनको लगता है कि हम सफल नहीं हुए हैं, असफलता के बोझ के तले दबे हैं, तो मेरा अभी उनके साथ काम करने का विश्वास या संयोग अभी नहीं बन रहा है, कम बना है। ये बात भी ठीक है कि हम सारे लोग किन्हीं गांवों से निकल के आए हैं और हम सारे लोग गांव से, जो भी प्रतिभाशाली लोग थे, जो भी दमदार लोग थे, ऊर्जावान लोग थे, वो किन्हीं ना किन्हीं शहरों में आए, देश में गए, विदेश में गए और वहां उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय संसार से कराया है। तो हमारी भौतिक क्षेत्र में हमारी योग्यता है, इसका परिचय हमने संसार को कराया है। मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र में भी हम लोग उतने ही योग्य हैं, इसका परिचय मिलना अभी हमको और संसार को शेष है। एक माध्यम हम सबको मिला है जिसका परिचय आप लोगों से, अजय भाई के माध्यम से, विनोद भाई के माध्यम से हुआ है। ये परिचय आपको कैसा लगा है? कैसी आप लोगों में आशाएं जगी हैं? और क्या भविष्य में हम एक ऐसे शिविर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कि हम 50 कुटुंब एक साथ बैठें और गुजरात में, कम से कम पूरे देश में, सूरत शहर में वो संभावनाएं अभी दिखाई दे रही हैं। अभी देश के किसी बाकी शहर में वो संभावनाएं तुलनात्मक कम है, सूरत में अभी सबसे अधिक है कि जहां पे इतने सारे परिवार इतनी ताकत के साथ, अकेले वेणु भाई के मित्र मंडली में मुझको लगता है कि लगभग 150 लोगों ने शिविर किया है। तो एक वातावरण तो बन रहा है। अजय भाई के रूप में एक सक्षम व्यक्ति आपके साथ मौजूद हैं जो हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं और देश के बाकी मित्र भी आपके साथ हैं ही हैं।
इस रूप में आज की इस मीटिंग में मैं चर्चा के दौर को आपकी तरफ शिफ्ट करता हूं, इन कामनाओं के साथ कि परिवार और समाज को वैसा देखा जा सकता है जैसा हम देखना चाहते हैं। समाज में काम करने के लिए पैसे की भूमिका बहुत छोटी है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, समाज में काम करने के लिए पैसे की भूमिका छोटी है, व्यक्तित्व की भूमिका बड़ी है, भाव और विचार की भूमिका बड़ी है। यदि हम भाव और विचार के रूप में कोई तैयारी कर पाते हैं, और हमारे परिवार में आज आप देखोगे तो परिवार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका टर्नओवर कितना है, इसलिए आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। आपका बेटा आपके टर्नओवर से प्रभावित नहीं होगा, आपकी बहू, आपकी पत्नी आपके टर्नओवर से प्रभावित नहीं होगी। वो तो हमारे व्यक्तित्व का टर्नओवर कैसा है उससे ही प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक दूसरी पारी खेलने की बात है, एक सफल पारी हमने खेली है, दूसरी सफल पारी खेलेंगे, और जब इस संसार से विदा होंगे तो इस खुशी के साथ विदा होंगे कि हम दोनों पारी सफलतापूर्वक खेली है और सफलतापूर्वक संसार से विदा होंगे। क्या मैं आपसे इस अपेक्षा को रख सकता हूं कि हम एक कुटुंब शिविर में दोबारा मिलेंगे? वेणु भाई, हाँ, रख सकते हैं। तो इस मुद्दे पे सभी लोग अपनी शेयरिंग करें। बोलो दादा, बोलो एक करके। चंद्रकांत भाई, माइक से हमसे सुनता वीडियो घुमा दो। नमस्कार सोम भाई। नमस्कार भाई। मैं चंद्रकांत भाई बोल रहा हूँ। हम लोग जनरली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं और ये हम जब मिले थे विनू भाई को और अजय भाई को, तब यही बात थी कि भाई बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जीवन में जो सुख और शांति क्या, इसके लिए जीते। मेरा पहला क्वेश्चन वही था कि हम क्यों जी रहे हैं। अब फिर हमने ये मीटिंग की और ये थोड़ा ये जीवन विद्या के बारे में चर्चा की जी कि हमें कुछ करना चाहिए। तो पहले तो हम ये 10 दिन में जीवन विद्या, क्योंकि मेरा रीडिंग बहुत कम था। मैंने मेरी लाइफ में कोरोना से पहले कोई भी टेक्निकल बुक के अलावा कोई भी एक भी बुक नहीं पढ़ी थी। जी तो जी। एक जीवन क्या है, या तो सोसाइटी क्या है, सोशलिज्म क्या है, उसकी कोई रीडिंग नहीं थी, कभी नॉवेल नहीं पढ़ी थी। लेकिन जब अजय भाई और विनू भाई हम मिले तो एक लगा कि कुछ करना चाहिए, तो हमने ये प्रोग्राम किया कि कुछ करके उसमें से समझते। तो उसमें से कहीं कुछ समझने का मिला कि पहले तो हमें खुद अपने को सुधारना है। हाँ, हमें समझना है कि हमें कैसे जीना है, कैसे रिलेशन बिल्ड करना है अपने आप से और अपने परिवार से। पहले तो हम अपने आप से ही रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो हमने यहाँ सीखा और हमें आगे अभी हम सोच रहे हैं कि कैसे हम खुद को समझ के उसका अनुकरण करके उसका रिजल्ट पाने के बाद समाज में या परिवार में कैसे इसको समझाया जा सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, खूब धन्यवाद। हाँ जी, बाकी लोग। चंद्रकांत भाई, एक सीट मिस कर दिया क्या है? नमस्कार। नमस्कार जी। मैं राजेश रवानी, मैं रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ सर। ये जो ऑर्गेनाइज किया है अभी, जो ये सेमिनार हमारा शिविर ऑर्गेनाइज किया है, ये अब आप जो देख रहे हैं हमारा ऑफिस प्लेसमेंट है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे खुद का है। विनू भाई जो है वो हमारे बहुत सालों से परिचय में है और मेरे नेटिव के भी है। मेरा नेटिव जो है वो दोनों का नेटिव आस पास में जी। और मेरा ब्रदर दिलीप भाई ने और विनू भाई ने और मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो ऐसा एक सेमिनार, पहले हम नींव तो नींव रखेंगे तो कुछ आगे बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट आइडियोलॉजी, ये इतनी इन डेप्थ आइडियोलॉजी कि ये साइंस के साथ जुड़ी हुई है एक तो,
और सत्य के साथ जुड़ी हुई है और ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। तीनों चीज एक साथ थी तो मुझे ऑब्वियसली मेरा पढ़ना रहता है, रेगुलर में बुक्स पढ़ते रहते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ना मेरा हॉबी है और सही इंफॉर्मेशन लेना मेरा हॉबी रहता है। तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, अच्छा रहा 8 दिन और मेरा रेगुलर रहा पूरा, एक भी मिस नहीं किया 1 डे। और 7 PM का टाइम था, 7 AM का टाइम था मॉर्निंग, तो मैं 6:30 बजे तो पहुंच ही जाता था, इतना एक्साइटमेंट रहा थ्रू आउट। बहुत बढ़िया। तो मजा आया और सब लोगों ने बाद में मिस्टर जैन ने भी बोला कि भाई चलो हम और भी आगे एक स्टेप आगे जाएंगे आगे। तो वो जो चीजें अपकमिंग चीजें जो है उसमें हम इन्वॉल्व हरदम रहेंगे सर के साथ। ओके सर। अल्पेश बता दिया ऊपर આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરી? આ સેમિનાર કરવાય। नमस्कार, परेश भाई का है का नहीं का? मैं अभी इसमें हूँ यहाँ। Always think beyond the limit। मैं अपने लिमिट से दूर बात करता हूँ, तो जो लिमिट होती है ना उससे आगे मैं थिंक करता हूँ। जैसे कल पति पत्नी के बीच में जो कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो राजू भाई ने बताया कि मैं पूरा अपनी पत्नी को फ्रेंड बना लो, पूरा उसका जो भाव था उसको तो समझने की कोशिश करो। तो राजू भाई ने वो बात अटक गई। तो जनरल क्या होता है कि हर एक जितने हैं शादीशुदा लोग वो ऐसा करते हैं, तो कैसे करें उसके लिए हमको आगे क्या करना चाहिए? ऐसा क्लासेस होना चाहिए कि जैसे मैरिज से पहले अपने पूरा एजुकेशन दिया जाए, पति पत्नी के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। आप आवाज आ रही है? आ रही है। तो पति पत्नी के बीच में कैसे रहना चाहिए, उसको एजुकेशन होना चाहिए शादी से पहले। बिल्कुल, देखिए ये बात तो बहुत होना चाहिए कि जैसे कि पति पत्नी को एक एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि पति और पत्नी है, ठीक है, पति जो होता है वो शादी से पहले वही होता है, शादी के बाद वही होता है। लड़की है वो पूरा अपना घर छोड़ के पूरा नया संसार में आती है, उसके लिए हर चीज नहीं है, पति है, सास है, ससुर है, ननद है, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका ऐसे एडवांस को एजुकेशन होना चाहिए शादी से पहले। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? घनश्याम रामाणी। घनश्याम भाई, घनश्याम भाई, मैं ना पति पत्नी संबंध का एक्सपर्ट हूँ। नहीं वो बात सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक जो शादी कर रही है, ठीक है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अहमदाबाद में एक कॉलेज स्टैब्लिश करेंगे, जिसमें 3 months 6 months 1 year कोर्स चलेगा मैरिड कपल्स के लिए। अभी भी पिछले कोरोना काल में हमने एक हैप्पी मैरिज बोल के मैरिड कपल्स के लिए शिविर ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें करीब 100 कपल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं एक बिजनेस करता हूं तो उसके लिए कंसल्टेंट हायर करता हूं, उसके लिए इतने साल की पढ़ाई पढ़ता हूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूं, मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करता हूं, फिर लगातार किताबें पढ़ता हूं, तो मैं बिजनेस चलाता हूं। मेरे को आदमी के साथ में रिलेशन चलाना है, अपने भाव और विचार की धारा को चलाना है, अपनों के साथ में चलाना है, अपनी फैक्ट्री में लोगों के साथ में चलाना है, उसकी हमारी कोई एजुकेशन नहीं है, यहीं पे हम सारी मार खा रहे हैं। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि समाज में और परिवार में भी पैसे का उतना बड़ा योगदान नहीं है जितना कि खुश रहने के लिए हमारी मानसिकता का योगदान है। ऐसे भी परिवार हैं जो 25,000 रुपए महीने की सैलरी में अपना घर बहुत बढ़िया चलाते हैं, और ऐसे भी परिवार हैं जो 25 करोड़ में जम के झगड़ा करते हैं। तो इसका मतलब है कि पैसा कम होना या ज्यादा होना, इसका रिलेशन पे कोई गहरा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारी भावनात्मक ग्रोथ है, जो हमारी मानसिक और भावनात्मक ग्रोथ है, फिर मामला रिलेशन पति पत्नी का रिलेशन इसलिए ज्यादा बीच में आता है। यदि भाई के साथ में नहीं बनती है तो आप दूरी बना सकते हो, बच्चे के साथ में नहीं बनती है तो आप दूरी बना सकते हो। पति पत्नी वो रिलेशन है, या वहां तो झेलो नहीं तो जियो।
है ना। इसका मतलब है कि इसको सारे रिलेशन में ही अपने को रिलेशन को समझने की कोई क्लास होने की जरूरत है, उसका कोई कोर्स होने की जरूरत है। राजकोट में आत्मीय यूनिवर्सिटी है, राजकोट में आत्मीय यूनिवर्सिटी है, स्वामीनारायण की यूनिवर्सिटी है। स्वामीनारायण की यूनिवर्सिटी ने, अजय भाई वहां की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में है, वो यूनिवर्सिटी ने पूरा तय किया है कि हम रेगुलर इस तरह का कोई कोर्स जो चलाएंगे जिसमें पति पत्नी संबंध के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स हम देंगे, डिप्लोमा कोर्स हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए देंगे, ऐसा कोर्स हम शुरू करेंगे। तो ऐसा कोर्स हम सूरत में ही शुरू कर सकते हैं जिसका सर्टिफिकेशन आत्मीय यूनिवर्सिटी देगी। और धीरे से हमारा ऐसा भाव है कि हर शहर में ऐसे इंस्टीट्यूशन, जैसे आप वो जानते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, फिनिशिंग स्कूल बोलते हैं आजकल, फिनिशिंग स्कूल, जिनके रेगुलर कोई एजुकेशन नहीं है उनके मामले में फिनिशिंग स्कूल बोलते हैं। जैसे वो ब्राइडल कपल के लिए और मेहंदी के लिए और शादी के बाद में कैसे क्या करना है, ऐसे फिनिशिंग स्कूल चलता है। तो ऐसे तमाम हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू कर सकते हैं, और हम आगे करेंगे ही, जिसमें कि ये सारे हस्बैंड वाइफ रिलेशन से लेके और पेरेंटिंग से लेके और फैमिली से लेके और पार्टनरशिप से लेके सभी जगह में हम कैसे जिएं, उसके लिए आगे कोई विधिवत बात करने की जरूरत है। जी ओके, थैंक यू ईश्वर भाई जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार मेरा नाम भाई। डॉक्टर ईश्वर पटेल है। 24 इयर्स कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ एंड अभी फ्री हूँ। और ये जो ग्रुप है लाइक सर, काफी बड़े बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए जो 100 करोड़ से 1000 करोड़ का बिजनेस करते होंगे मेरे ख्याल से। मेरा और सबका क्वेश्चन ये है लाइक कि जीवन विद्या का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अभी क्या बदलाव लाना चाहिए? क्या बिजनेस कम कर देना चाहिए, छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा क्वेश्चंस कई लोगों का है, तो आई थॉट दिस इज राइट प्लेटफॉर्म टू रेज इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, जिंदगी जो मैंने सूत्र पहले भी कहा था ना, कि हर आदमी जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। तो छोटा कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ बड़ा ही करना है ना। ना बिजनेस छोटा करना है, ना परिवार छोटा करना है, ना समाज को छोटा करना है, ना अपने आप को छोटा करना है। हर जगह में अपने आप को विस्तार कैसे देना है, तो सबसे पहला विस्तार भाव को विस्तार देना है। भाव का विस्तार फिर हमको बताएगा कि सारी चीजों का विस्तार कैसे होगा। तो इसका मतलब है कि कोई चीज को छोटा नहीं करना है, हर चीज को विस्तार देना है। लेकिन हर चीज को विस्तार कैसे दिया जाए कि वो मेरे विस्तार का एक्सप्रेशन हो जाए, मेरी पहचान टर्नओवर से हो या टर्नओवर की पहचान मुझसे हो, ये दोनों अपने आप में क्वेश्चन है। तो मेरे व्यक्तित्व का विस्तार, मेरे व्यक्तित्व का मैनिफेस्टेशन किसी बिजनेस के रूप में आएगा ही, मेरे व्यक्तित्व का मैनिफेस्टेशन किसी सामाजिक गतिविधि के रूप में आएगा ही। तो भाव और विस्तार का, अपने भीतर भाव और विचार की धारा का विस्तार कितना हो कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं उससे कई गुना विस्तार और पा जाए, मानसिक सुकून के साथ पा जाए, समाज में भय मुक्ति के साथ पा जाए, परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होने के साथ में पा जाए। 7 दिन मिलना होगा आमने सामने, ये दूर बैठने से काम नहीं चलेगा। 7 दिन 24 घंटे साथ, 24 घंटे 7 दिन विद फैमिली डिजाइन कर लीजिए। डेट आपकी 4 महीने 3 महीने पहले बता दीजिए, उसके बाद 7वें दिन आपके पास पूछने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। हम लोग रेडी हैं, बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। अजय भाई, मेरे को टाइम का पता नहीं चलेगा तो मेरे को बता दीजिएगा कब वाइंड अप करना है। मैं तो ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप मुझसे कोई और शेयर करेंगे। नमस्ते सर। 10 दिन से ये हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने मेरी बात शेयर की थी कि मैं बहुत द्वंद में हूँ। आज तक एजुकेशन और हमारा माइंडसेट और जो संस्कार था वो, और मैं भी लोगों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें यही थी कि आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण
अगर एक दिव्य समाज बनेगा तो ये उसका एकम जो है वो आत्मनिर्माण का है, और हमारा जो साइकोलॉजी है वो भी, और सिस्टम जो है और अध्यात्म जो है वो आत्मनिर्माण से ही शुरू होता है। और 10 दिन से मैं ये पढ़ रहा हूँ कि पूरे समाज का एकम जो है वो परिवार है, नहीं कि आत्मा है। जब हमारी भूमिकाओं की बात आती है सर, तो इसमें भी यही होता है कि खुद के प्रति क्या भूमिका है, परिवार के प्रति क्या भूमिका है, अपने बिजनेस, नाणकीय और प्रकृति के लिए क्या अपनी भूमिका है, और सोसाइटी के लिए और अस्मिता के लिए क्या भूमिका है, और धर्म और अध्यात्म के लिए अपनी क्या भूमिका है। ये सब जगह पे अगर देखा जाए तो एकम जो है वो खुद है, मानव है। लेकिन ये जो मैं अभी 10 दिन से पढ़ रहा हूँ बहुत ही अच्छा है, अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, और आगे बहुत ही मुझे इसमें अध्ययन करना है। लेकिन परिवार जो है वो एकम अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि खुद में जब बदलाव नहीं आएगा तब परिवार में नहीं आएगा, परिवार में नहीं आएगा तब समाज में नहीं आएगा। ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा द्वंद। जी देखिए, एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो हम निर्माण की बात करते हैं, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, जब भी निर्माण की बात करते हैं तो कल्पना में किन्हीं अच्छाइयों को किसी चीज पे थोपना चाहते हैं मान्यता के रूप में। तो निर्माण हमेशा बाहर से आता है, प्रगटन भीतर से आता है। तो निर्माण सफल नहीं होगा, प्रगटन सफल होगा, क्योंकि अस्तित्व हमारी कल्पना से नहीं चलता है। तुम मानव को मेरी अच्छी कल्पनाओं के अनुसार होना है या मुझको अस्तित्व के जैसा होना है। तो कल्पना अस्तित्व को मेरी कल्पना के अनुसार होना है कि मुझको अस्तित्व के अनुसार होना है। तो पता चलता है कि मुझको अस्तित्व के अनुसार होना है। तो यदि मुझको अस्तित्व के अनुसार होना है तो बेसिकली फिर निर्माण नहीं है, प्रगटन है। निर्माण नहीं है, प्रगटन है, क्योंकि प्रगटन का मतलब है कि पूरी सृष्टि में कोई निर्माण नाम की चीज है ही नहीं। कुछ परमाणु मिलके अणु के रूप में प्रकट होते हैं, वापस परमाणु हो जाते हैं, पेड़ के रूप में प्रकट होते हैं, वापस खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सृष्टि में प्रगटन है। जिस दिन वो अस्तित्व सहज प्रगटन को मैं एक मानव पहचानता हूं, तो मैं भी वैसा ही होना चाहता हूं जैसा मैं नेचर में हूं। देखो, मैं सिंपल सी बात करता हूं कि एक आपके घर में कितना ही बड़ा वीआईपी आ जाए, आपकी चप्पल घर के बाहर निकली हुई है तो वीआईपी चप्पल बाहर निकाल के आता है कि घर में पहन के आता है? बाहर निकाल के आता है। और चप्पल निकालने का नियम तो हमारा बनाया हुआ है। यदि किसी से हम थोड़ा सा अपना संबंध पहचानते हैं तो उसके बनाए हुए नियम का कितना सम्मान करते हैं। एक बार हमको अस्तित्व के नियम का पता चल जाएगा, हमारी कल्पना में भी उससे भिन्न कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, काम मुश्किल नहीं है। जितना बड़ा काम आप लोगों ने कर डाला है उससे बड़ा काम नहीं है, उसके अंदर उससे छोटा ही है, उससे कम श्रम में ही हो जाने वाला है। तो इसका मतलब है, बड़ी बात ये थी कि इतने साल की हमारी दोस्ती, वीणु भाई शुरू से ही गुणी आदमी है, शुरू से ही इस तरह की चीजों को तलाशते रहे हैं। तो आपका एक दोस्त ऐसा था जिसने संसार की धारा में अपने आप को डालने की बजाय ऐसी किसी चीजों की तलाश में अपने आप को डालता रहा, और आपके साथ ऐसी कोई चीज को ढूंढ भी लिया और आपके साथ शेयर करने की हिम्मत भी करते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 10 दिन आप सब लोगों ने साथ मिलके बैठने को स्वीकार किया है। दोस्तों, ये जो पिछले 30 साल की दोस्ती है, ये जो दोस्ती में कोई चीज आती है वो फलेगी ही। ये कोरोना मार डालेगा। ये बड़ी घटना ये है कि हम एक शहर के हैं, हम दोस्त हैं, हम पारिवारिक संबंधों के साथ पहले से ही हैं, हम तमाम सामाजिक भौतिक उपलब्धियों को पाए हुए लोग हैं, हम सफल लोग हैं। दोस्तों, सफल लोगों को संसार फॉलो करता है। आज हम लोगों को, आप लोगों को कितने सारे लोग फॉलो करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको जिंदगी का सही पता बता के जाएं। जो कुछ हमने किया है वो उपलब्धि के लायक है, सम्मान के लायक है, पर वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, कंप्लीट नहीं है। उसके कंप्लीट ना होने का एहसास भी हमारे पास है। तो कंप्लीट क्या है, पहले उसको अपने में पाना। तो समझना स्वयं में होता है, समझ का प्रमाण परिवार में होता है,
अपने परिवार में किसी चीज को खिलता हुआ देख लेंगे तो हमारे भीतर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये समाज की चीज है और ये 0 बजट प्रोग्राम है, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होना है। दोस्तों, मैं आपको 1-2 छोटी शेयरिंग करता हूं। देखिए, परिवार के रूप में एक तो अभी राजस्थान में हमने 2 शिविर किए पिछले दिनों, श्रीनाथ जी में किया था और पुष्कर जी में किया था। तो श्रीनाथ जी में एक कस्टम ऑफिसर थे, करीब 45-50 के आसपास की उम्र रही होगी, और उनके अपने पत्नी के साथ और पारिवारिक संबंध काफी खराब स्थितियों में थे, और उन्होंने दूसरे दिन काफी रो के और काफी परेशान होकर अपनी पारिवारिक स्थिति को शेयर किया। चौथे दिन, 5वें दिन उनका बल्ब जलने लगा। जब उन्होंने दूसरे दिन मुझको बताया था कि मेरी पारिवारिक स्थितियां कैसी हैं, तो मुझको भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि पत्नी तो शिविर करने साथ में आई नहीं। पत्नी आई होती तो कुछ और बात होती। छठे दिन उनका बल्ब जला, उन्होंने कहा कि भाई जी अब मैं प्रॉब्लम हैंडल कर लूंगा, मेरे को समझ में आ रही है। 7वें दिन जब मैं घर पहुंचा और वो घर पहुंचे तो तुरंत उनका पत्नी फोन आता है, और उन्होंने पत्नी का फोन मेरे से, पत्नी बोले मेरी पत्नी से बात करो। पत्नी ने बात करके पहली लाइन में कहा कि आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी 25 साल की शादी के बाद जैसे हमारी शादी का आज पहला दिन है। तो दोस्तों, जिस मामले में मुझको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को सुनने के बाद, 7 दिन सुनने के बाद उसको वो जगह समझ में आ गई कि गैप कहाँ पे है, उसको कैसे भरना है। तो इससे ये समझ में आता है कि मैं मेरे घर में मेरी पत्नी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। जब मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो मेरी प्रॉब्लम का प्रतिबिंबन ही पत्नी के ऊपर जाता है, बच्चे के ऊपर जाता है, दूसरे के ऊपर जाता है। तो हमको दूसरे को ठीक करना ही नहीं है, हमको अपनी ही ठीक भी क्या करना है, अपनी ही यात्रा को पूरी करना है। हमने अपनी भौतिक यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब फिल्म का सेकंड शो शुरू होता है, सेकंड हाफ शुरू होता है। हमको अपनी मानसिक और भावनात्मक यात्रा को भी पूरा करना है। तो इस क्रम में मेरे को लगता है कि इस यात्रा को हम शुरू करेंगे और साथ मिलके शुरू करेंगे। अपने परिवार, कम से कम पति पत्नी साथ में आए, नंबर 1। पूरा कुटुंब साथ में आ सकता है तो बहुत अच्छा। अपने विनोद भाई आपके साथ बैठे हैं, इन्होंने लगभग अपने कुटुंब को एक शिविर में तो शामिल कर ही लिया है, तो आपस में संवाद करने की स्थितियां तो बन ही जाती हैं। वो सारे बच्चे जो कनाडा ही जाना चाहते हैं, जो कुल मिला के भारत के बाहर ही उनका, हम आप लोग जिन फैमिली से आते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे, इसकी लगभग संभावना गारंटी है, क्योंकि उनके सपने बाहर ही हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाने में बुराई है, लेकिन हम किन मुद्दों को लेके बाहर जाना चाहते हैं और क्यों बाहर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब ये सारी बातें परिवार में खुलती हैं, परिवार में युवा पीढ़ी कैसे अपना दिल खोलती है, ये युवा बच्चे दिल खोलते हैं। अहमदाबाद में दशरथ भाई की फैमिली है, डायमंड फैमिली है, क्या नाम से उनका बिजनेस है, समर, अजय भाई, विनोद भाई आपको बता देंगे, समर डायमंड। उन्होंने अपने परिवार में समर डायमंड में 5000 लोग काम करते हैं। एक बिजनेस में यदि परिवार में एकता नहीं रहती है तो उसका प्रभाव बिजनेस पे आएगा ही। तो उन्होंने कंसल्टेंट हायर किया, 4 लाख रुपया पर डे, एक दिन का 4 लाख, 40,000 रुपया पर डे, और 10 सीटिंग, एक व्यक्ति के लिए 40। तो लगभग अपनी फैमिली के 10 लोगों के लिए 40 लाख रुपया एक साल का पैकेज, जिसमें कि 10 बार मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे। तीसरे चौथे शिविर के बाद उन्होंने, फैमिली में एक व्यक्ति आया, तीसरे चौथे शिविर में पूरे फैमिली 18-17 लोग एक साथ एक शिविर में आए। और उसके बाद लगभग आज 2 साल बाद स्थिति ये है कि आज उनके बच्चों ने कहा कि जो चिंता फैमिली के लिए आपकी थी, अब आप उन चिंताओं से मुक्त हो जाओ, अब वो चिंता नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है, और आप फैमिली की चिंता से मुक्त हो जाओ। तो दोस्तों, मैं ये बात को कहना चाहता हूं, यदि आज हमारे जवान बच्चे, चाहे शादी का मामला है, चाहे रिलेशनशिप का मामला है, चाहे जॉइंट फैमिली को बनाए रखने का मामला है, यदि इस जिम्मेदारी को परिवार के जॉइंट बच्चे स्वीकार कर लेते हैं, तो बताइए फिर हमारे आपके पास क्या बचेगा जिम्मेदारी के रूप में। नाचने के लिए, नाचने के सिवाय कुछ और काम बचेगा कि नहीं बचेगा? आप अपने जवान बच्चों को शिविर में ले भर आए,
शिविर तक लाना आपकी जिम्मेदारी, रिजल्ट प्रोड्यूस करना हमारी जिम्मेदारी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सिविल इंजीनियर हूँ पेशे से। सोमभाई, ये जी। दीपक भाई है, कोठासना दशरथ भाई के रूम पार्टनर। दशरथ भाई दशरथ के भाई। काफी साल रहे हैं साथ में। दशरथ भाई ने ही बताया कि आप ज्वाइन करो। काफी कुछ जानने को मिला जीवन के बारे में, काफी नजदीक से अपने जीवन को, अपने कैरियर को देख रहा हूँ। उसमें कुछ बदलाव चाहता हूँ, बदलाव भी हो जाएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके लिए हो जाएगा। सब एक कंफ्यूजन ये है कि जो इधर मैंने जाना पहचाना वो हम डायरेक्ट ट्रांसफर परिवार में और समाज में कितना जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि जो जाना है उसमें लगता है कि जल्दी वो परिवार में परकोलेट होगा कि नहीं होगा वो। और दूसरा, सबको जोड़ने के लिए कोई टूल बनाना है जो छोटे छोटे आदमी गांव में जोड़ सके, जैसे दशरथ भाई ने किया। अभी हम थोड़ा प्रयत्न कर रहे थे पहले से, थोड़ा अभी करना है, तो कैसे दिशा में आगे बढ़े उसको भी जानना है। लेकिन आज मैं ये क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ, मैं खाली आज यही बात कर रहा हूँ कि काफी कुछ मिला है, काफी कुछ समझने का है। इतने ऐसा नहीं है कि 10 दिन में पूरा हो जाएगा चक्कर, लेकिन एंजॉयिंग। थैंक यू जी। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि परिवार में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ये आप नहीं कर पाएंगे, अभी आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अभी आप कोशिश भी मत करना, जितना आप कोशिश करेंगे उतना परिवार दूर जाएगा। आपको तो एक ही काम करना है, परिवार में ब्लैकमेल की जगह व्हाइट मेल करना है। व्हाइट मेल का मतलब है अपने रिश्ते की प्यार की सौगंध देके तुम बस मेरे को 7 दिन दे दो, बस एक ही लाइन कहना, केवल 7 दिन मांग लेना है, अपने प्यार की दुहाई दे के 7 दिन मांग लेना है। 7 दिन मांग के वो शिविर में जब साथ में रहेंगे, वो शिविर में ही वो मुंडन संस्कार होता है। मैं ये समझा हूँ कि आपने जो मैसेज अभी दिया कि अभी ये जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हॉट सीट पे आइए, हॉट सीट पे। सर, मैं जहाँ तक समझा हूँ, आपने अभी जो बताया परिवार में नहीं बोलना है, तो उसको बहुत लाइट मूड में, लाइट टोन में बोल रहा हूँ कि उनका स्पेलिंग गलत है, वो तो हमें समझ में 10 दिन में आ गया है। अब हमें नहीं बताना है स्पेलिंग गलत है, आप बता देना उनको। हाँ, क्योंकि आपकी बहुत आप ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपकी आपको बहुत जो वे में सारी बताना हो, आप जो वे में बताना हो, आपका वे हमारे से बेटर रहेगा, हमारा ऐसा मानना है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नमस्कार सोमभाई। नरेंद्र भाई डोबरिया। नरेंद्र डोबरिया। विनू भाई दालिया मेरे मित्र है, उसने मुझे यहाँ लाया है। और मैंने आपकी जो गंगोत्री वाली शिविर था उसमें मेरा बुकिंग भी हो गया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया लास्ट में। तो अभी मुझे अवसर मिला कि भाई मैं ये कर पाया अजय भाई की शिविर। तो हमने यहाँ जो सीखा है कि अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में ही है, अस्तित्व को शून्यावकाश से अलग नहीं किया जा सकता है, वो बहुत बढ़िया है। और अभी तो हमारी जर्नी शुरू हुई है, तो जो भी है आगे आगे करेंगे। जी, उसमें ये भी कहा गया है कि शून्य अवकाश ही समस्त भाव का आधार है, इसलिए शून्य अवकाश का एक नाम महाभाव है। इसका मतलब है कि सारी इकाइयां भावपूर्ण है, और ये केवल भावपूर्ण होने को ही मेरे को समझना है और मेरे परिवार को समझना है। तो इसलिए कहा कि निर्माण कुछ नहीं करना है, जैसा अस्तित्व है वैसा अस्तित्व प्रकट हो जाए, वो प्रकटन के लिए उसको समझना है।
बराबर, जी। थैंक यू। संदीप भाई। सूरत में कुछ ऐसा किया जाए जो देश भर में उत्साह की जगह बने। हाँ जी, मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूँ कि सूरत में कुछ ऐसा किया जाए जो देश भर में उत्साह की जगह बने और देश भर के लिए एक प्रेरणा की जगह बने कि देखो सूरत में ऐसा हो सकता है तो सब जगह हो सकता है। ये अल्पेश भाई कथिरिया मेरे मित्र है और अनामत जी। आंदोलन में आगेवान है, तो समाज के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जी सर नमस्कार। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, वर्तमान में चाहे गरीब हो, मध्यम वर्ग हो या अमीर हो, सबके बच्चे शिक्षा से जुड़े हुए, कोई भी स्कूल में जाते हैं। हाँ जी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि वर्तमान शिक्षा है उसमें आपकी क्या राय है कि वो शिक्षा में क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे ये जो मूवमेंट है वो फास्ट हो सके? देखिए, काम एक ही है कि जो माँ बाप बच्चे पैदा कर रहे हैं वो सही अर्थों में जिम्मेदारी से बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसी का नाम शिक्षा है। अभी हम सोचते हैं कि भाजपा को शिक्षा में ये करना है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये करना है। पॉलिटिकल पार्टियां या कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे बच्चों की संस्कार की जिम्मेदारी लेगी कि हमको अपने बच्चे के संस्कार की जिम्मेदारी लेना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक बच्चे को हम जैसा संस्कार देना चाहते हैं वैसा उसके परिवार के लोग जीते हुए दिखाई दें कि नहीं दिखाई दें। इसका मतलब है कि सही अर्थों में देखा जाए तो हमने बच्चों की जिम्मेदारी को नहीं स्वीकारा है। बच्चे हमारे लिए बायोलॉजिकल टॉय हैं, एक खिलौना है खुश होने का। एक बच्चे को मानव के रूप में स्वीकारेंगे, स्वयं को मानव के रूप में स्वीकारेंगे, स्वयं उस आचरण के साथ हो जाएंगे, तो बच्चे को खिलौनों से खिलाना है कि बच्चे को एक मानवीय आचरण के साथ खिलाना है। नमस्कार सर, मैं पहले आप वीनू भाई ने हमको जो पहली शिविर किया था ना वो अंदरों में भी किया था। मैं ये यज्ञ से प्रभावित भी हूँ और ये यज्ञ मेरी तो ये समझ में आया कि भाई भौतिकता से हम विश्व से जुड़ते हैं तो पता पड़ता है कि हम काफी कुछ गलत जगह निकल गए, वापिस होना है ये सब। और परिवार आपने जो अभी बताया ना कि जिम्मेदारी हमारी ही है, कोई गवर्नमेंट की के कोई किसी के ऊपर नहीं भरोसा रह सकता। बच्चे पैदा किए तो संस्कार भी हम ही दिला सकते हैं। तो ये मॉडल मुझे और ये विचारधारा बहुत प्रभावित करती है। हर परिवार जागृति की पाठशाला हो जाए, सही काम करना। जी सोम भैया, साधन भाई भी ज्वाइन कर लिए हैं, है ना? ठीक है भैया, बढ़िया। बट एक दो मिनट भैया, खूब धन्यवाद, खूब बधाई। नहीं, एक मिनट, हमारे अपने घनश्याम भाई का एक दो सवाल है। मेरा 2 क्वेश्चन है, मैं अभी आपसे जवाब नहीं मांगता हूँ। एक क्वेश्चन है कि हम ईस्वी 11 से लेके मुगल शासन में गुलाम होके अंग्रेजों के शासन तक हम रहे, ठीक है। मेरे पास इतनी संस्कृति, हमें सेंचुरी 11 से लेके टिल डेट मतलब 1947 तक हमें गुलाम शासन में हम जी है। तो हमारे पास इतना संस्कृति, इतना वाइड है, सब स्वामीनारायण है, अलग अलग पंथ है, सब खुशी लेने के, हैप्पीनेस के लिए कहने के कुछ काम करते रहते हैं। फिर भी हमारा आज वर्ल्ड का जो हैप्पीनेस रैंकिंग है 139 है, जब पाकिस्तान 104 है। पहला क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन है 1962 में हमारे पास अंग्रेजों ने छोड़ के गए थे कि हमारे पास इनहेरिटेड टैक्स था, वारसा वेरा था और इनहेरिटेड टैक्स, वो इंदिरा गांधी के टाइम में वो कैंसिल करके वेल्थ टैक्स दे दिए। वो फिर से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये दो क्वेश्चन है, मैं आपको मिलूंगा तो पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, खूब बढ़िया। जी साधन भैया नमस्कार। सोम भैया बने रहिए। हाँ जी, है ना साधन भैया नमस्कार। वीडियो ऑन कर सकते हैं साधन भैया। यहाँ से लॉक नहीं किया। नहीं लॉक नहीं है। उनको अनम्यूट करना पड़ेगा जी। हाँ भैया नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट बिल्कुल आ रही भैया जी। वीडियो ऑन हो दिख रही है? ट्राई करता हूँ, चलिए। हाँ आ रहा है भैया। चलिए आ गया भैया। ये तो बढ़िया संयोग है, सोम भाई है, साधन भाई है ना? तो आप लोग हैं। हम लोग भी है बिल्कुल। तो भैया हम लोगों ने 10 दिन है ना, ये बीनू भाई के बहुत सारे पुराने मित्र हैं है ना, काफी सफल लोग हैं इसमें, और 10 दिन तक हमने कुछ जीवन विद्या का इंट्रोडक्शन देने का यह प्रोग्राम। आज 11th डे है, तो सोम भैया और आपसे मिलने का प्लान बना, तो बिल्कुल भैया तो फ्लोर आपके लिए, सब लोग दिख जाए। मैं इसको ऐसा घुमाता हूँ, लगभग ग्रुप है और बहुत सारे 20-22 लोग भैया बाहर से भी जुड़े हैं। अच्छा। सोम भैया अपने दशरथ भाई वगैरह सब लोग, बाकी भी लोग जुड़े हुए जी। साधन भी आप जी। अपनी बात रखना शुरू करूं? जी भैया आप बात रखें। तो भैया क्या रखना है एक बार आप बता देते तो उस पर बोलता मैं। तो भैया रखना मतलब इन जनरल अभी जो परिचय शिविर हुआ है, इसके आगे के लिए आपको जो भी लगता हो, आप मार्गदर्शन जनरल इन जनरल है ना जी। आपका परिचय मैं दे चुका हूँ शॉर्ट में है ना। साथ जी में भैया। खुद माइनिंग इंजीनियर हैं NIT रायपुर से, उस समय REC रायपुर था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, और बाबा के साथ ही है ना 25-30 साल रहे हैं। बहुत सद्भागी लोग। हाँ सद्भाग बिल्कुल जी भैया। जी तो भैया परिचय शिविर हो गया है, उसके लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। परिचय शिविर में एक सामान्य परिचय आ जाता है कि हमको किस तरफ जाना है, और दुनिया कुछ और कह रही है लेकिन सुखी होने का जो रास्ता है कुछ और। इतना मोटा मोटा चीज तो चला जाता है। इसके बाद एक तकलीफ आती है, जो लोग सोचते हैं कि इस रास्ते में चलें उनको वातावरण नहीं मिलता है। मैं भी उसी जगह जूझा। तो वातावरण मिलने के लिए हम लोगों ने एक केंद्र बनाया है यहाँ पर, मानव तीर्थ नाम से। बाबा जी ने ही इसका नाम दिया है और बाबा जी ही इसके पूरा मोटा एक डिजाइन बताए थे। मोटा मोटा डिजाइन तो जो अछोटी की जो संस्था है लगभग वैसे ही है। कुछ परिवार यहाँ रहते हैं और अपने खाने पीने के लिए अपना एक किचन है और साथ में कुछ उत्पादन में जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा संस्थान के लोगों के अध्ययन करने के लिए एक कॉमन किचन होता है, और कॉमन किचन में सब लोग थोड़ा बहुत भागीदारी करते हैं और दूसरे सहयोगी भी हैं, और इसके आधार पर भागीदारी होती है। अध्ययन का क्रम होता है, जो 13 पुस्तकें हैं उनको क्रम से पढ़ाया जाता है। क्रम भी लगभग वही है जो अछोटी में है, और थोड़ा बहुत इसमें कभी कभी अंतर हो जाता है क्योंकि प्रबोधक कई बार नहीं मिल पाते हैं, तो उसके कारण थोड़ा बहुत क्रम आगे पीछे होता है। तो ये एक मोटा मोटा इसका स्वरूप है। इस दर्शन को पढ़ने के बाद जो सबसे पहले बात आती है कि जो जीने की जगह है वो परिवार है। तो परिवार व्यवस्था में जीने के लिए अध्ययन और अभ्यास, इस नाम से हम लोग यहाँ कार्यक्रम को शुरू किए। परिवार का मतलब है 3 पीढ़ी का परिवार, क्योंकि जब तक तीसरी पीढ़ी आती तब तक पहली पीढ़ी मरती नहीं। आयु मनुष्य की 60 से ज्यादा ही है, तो 3 पीढ़ी एक साथ होते ही है।
तो 3 पीढ़ी के साथ जीने के लिए योग्यता पात्रता हमें विकसित होनी चाहिए। एक इसका सीधा सीधा अर्थ है। दूसरा, हर मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान और कुछ सुविधाएं चाहिए होती है, तो वो या फिर वो चोरी करे या मांग के खा ले या कमा के खा ले। तो बद्रस दर्शन ने मांग के खाना और कमा के खाना, मांग के खाना और चोरी करने को ठीक नहीं माना है ना। सार्वभौम और सार्वकालिक यदि नियमों को देखेंगे तो हर किसी को कमाने में भागीदारी होना चाहिए। कमाने का मतलब मुख्य रूप से उत्पादन है, प्राथमिक रूप से, और उसी उत्पादन को फिर लोग बांटते हैं, तो उसमें विनिमय भी थोड़ा बहुत आ जाता है। उसी उत्पादन में थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करते हैं, इसको हम सेवा कहते हैं। तो ये मिलजुल के पूरा कार्यक्रम है, पर अंततः उत्पादन प्राथमिक कार्यक्रम है। परिवार व्यवस्था चूंकि 3 पीढ़ी की बात है, तो 3 पीढ़ी की परिवार एक सच्चाई है, इसका एक समझ बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। और इसका जो आधार लेते हैं, अस्तित्व एक व्यवस्था है, उसके कारण चारों अवस्थाएं भी व्यवस्था में है, और मानव व्यवस्था में है नहीं, मानव को कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता पूर्वक व्यवस्था में आना है। तो मानव के लिए संस्कार अनुषंगी रास्ता है, अध्ययन का एक अवसर है, अध्ययन करके वो व्यवस्था को समझता है और फिर व्यवस्था को जीता है। तो ये मोटा मोटा कार्यक्रम होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक व्यवस्था को जीने का छोटा सा एक व्यवस्था बनाया है। तो यहाँ हम लोग लगभग 60 लोग हैं इस समय। कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं, एक प्रेरणा विद्यालय हम लोग चलाते हैं, तो उसके करीब 24 बच्चे हैं। और अध्ययन हम 3 साल का अध्ययन रखते हैं। तो पहला वर्ष अध्ययन प्रधान होता है, तो उसमें 4 घंटे अध्ययन, 4 घंटे व्यवस्था में भागीदारी और 4 घंटे उत्पादन। इस ढंग से उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं। तो शुरू में तो लगभग 6 महीने तक 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई करते हैं ये, और श्रम में जाने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने के बाद इनका मन लग जाता है। यह रहता है। दूसरे वर्ष में हम उत्पादन प्रधान रखते हैं। जो सामान्य जिंदगी है, लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, वैसे यहाँ सुबह से शाम तक काम करें, यहाँ की व्यवस्था में भागीदारी करें, और 1 घंटे के इनके लिए गोष्ठी रखते हैं। और इसके अलावा भी कुछ शोध के बिंदु इनको दिए गए हैं, इनको ये लोग खाली समय में अपना पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ डिस्कशन करेंगे। तीसरा वर्ष हम लोग रखे हैं कि अभिव्यक्ति प्रधान। तो पहले और दूसरे वर्षों में जो भी आपने सीखा है, उसको अपने जो नए स्टूडेंट हैं उनके बीच में प्रस्तुत करना और उनको उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना। तो ये कुल मिला के हम लोग एक कार्यक्रम बना के रखे हुए हैं। इस समय 3rd ईयर में 3 बच्चे हैं, 2nd ईयर में 3 बच्चे हैं, और 3rd ईयर में और 1st ईयर में 12 बच्चे हैं। इस ढंग से यहाँ का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग मुख्य रूप से अभी 4 परिवार हैं जो यहाँ के संचालन को देखते हैं। उसमें राम मिलन भैया का एक परिवार है, पति पत्नी दोनों हैं। अंकित भैया, मृदु दीदी और उनके 2 बच्चे हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी और मेरी एक बच्ची, और मेरी माँ भी बीच में आती जाती रहती है। और गणेश भैया है। गणेश भैया के साथ उनकी सासू माता है, पत्नी है और बच्चे हैं। इसके अलावा मनन भाई है जो पहले बैच के अध्ययन किए हैं, और उनकी पत्नी अदिति बहन, वो अभी 2nd ईयर की स्टूडेंट है, तो वो और मनन भाई भी साथ में रहते हैं। पुनीत भाई जो 1st ईयर में अध्ययन किए थे, उनका 1st ईयर पूरा हो गया। अभी 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए घर गए हैं। इसके बाद आके फिर वो ज्वाइन करेंगे, तो प्रेरणा विद्यालय का काम वो देखेंगे, और साथ में यहाँ कोई एक उत्पादन गतिविधि को भी वो लीड करेंगे, ऐसा उनका मानना है। तो ये एक सामान्य चित्र है। यहाँ पर हम लोग कुछ गाय पाले हुए हैं, लगभग हमारा 75 लीटर दूध होता है, और अभी तक हम दूध को बेचने का कोई सिस्टम नहीं बना पाए हैं। पहले सोचे भी नहीं थे, अचानक हमारे पास 14 गाय हिमांशु भैया ने भेज दिया, तो दूध का उत्पादन बढ़ गया। हम मोटा मोटी रखे कि प्रत्येक व्यक्ति आधा लीटर दूध पिएगा, तो 35-40 लीटर तो हमारी आवश्यकता होती है, लेकिन अभी 30-35 लीटर दूध एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम उसको घी बनाने के कार्यक्रम में लगाए हैं।
सब्जी का एक व्यवस्था किए हैं। लगभग हम 70 से 75 प्रकार की सब्जी साल भर में उगाते हैं। उसके लिए पूरा ड्रिप का सिस्टम बना के रखा हुआ है और हम पिछले वर्ष 100 क्विंटल से अधिक सब्जी उगाए हैं और इसको भी हम बेच नहीं रहे हैं, हमारे प्राथमिक उपयोग के लिए ही है। कुछ चीजें कम पड़ती है, बाहर से लेना पड़ता है, कुछ ज्यादा भी हो जाता है, तो उसको अभी तक हम बांट ही रहे हैं। इसी प्रकार बांस, करीब 7-8 एकड़ में बांस लगाए हुए हैं, 4 एकड़ में टिम्बर है, एक मेलिया कंपोजिटा नाम का एक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री कहते हैं, वो इमारती लकड़ी में प्रयोग होता है, तो उसको लगाए हैं, 5 साल हो गए हैं। फल के लिए 4.5 एकड़ का करीब बगीचा है। इसके अलावा कुछ नारियल के पेड़, नींबू के पेड़ और भी अलग से लगाए हुए। 1 एकड़ में करीब केला है, 1 एकड़ में गन्ना है और करीब 15 एकड़ में हम अनाज की खेती करते हैं। ये हमारा लगभग 90 एकड़ का कैंपस है और कुछ जमीन थोड़ी हमारे पास बाहर में है हमारे कैंपस से, तो वहां पर हम अभी खुद से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे किसी मित्र को दिए हुए उनसे। ऐसा तो हमारे पास संसाधन ज्यादा है, लोग कम हैं और जो लोग हैं वो भी जानकार पूरे नहीं हैं, तो इसलिए एक प्रकार से हमको इसमें काफी मेहनत करनी पड़ रही है। एक बांस की इंडस्ट्री साथ में लगाए हुए हैं, गणेश भैया ने इसको लगाया हुआ है, तो प्रेरणा विद्यालय के कैंपस से ही लगा हुआ है वो। तो बांस के ऊपर हाई डेंसिटी पॉलीमर का एक लेयर चढ़ाते हैं ताकि वो वेदरिंग से प्रूफ हो जाए और इसी के साथ एक स्टील का जैकेट भी, स्टेनलेस स्टील एसएस का या माइल्ड स्टील का एक जैकेट लगाते हैं ताकि वो वेदरिंग से बच जाए और उसको स्ट्रक्चर में प्रयोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा चित्र है। अध्ययन के लिए भैया पूरे देश से हम लोगों को बुलाते हैं, कभी सोम भैया भी आए हैं, अजय भैया भी कई बार आए हैं, राकेश गुप्ता जी आए, अभी योगेश भैया आए हुए हैं। ऐसे कोशिश करते हैं कि सीनियर प्रबोधक आए, जिन लोगों ने बाबा जी के साथ ज्यादा समय बिताया है उन लोगों को हम ज्यादा मौका देते हैं और कुछ नए स्टूडेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे जिगर भाई हैं, जिगर भाई और अदिति बहन है, सौरभ और अपूर्वा हैं, हमारे यहाँ से पढ़े हुए मनन हैं, पुष्पेंद्र भाई हैं, सूर्यकांत भाई हैं जो बी आर अग्रवाल भैया के बेटे हैं, रायपुर में रहते हैं। तो ऐसे कुछ नए लोगों को भी हम इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम है। बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ और मेरे पास बोलने के लिए मटेरियल है। देखो साधन भाई बहुत ही कम बोलते हैं भैया, थैंक यू आने के लिए, बट अब किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं जी। ये सर इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है? ये हाँ पास में आके बोलना पड़ेगा। बकुल भाई, साधन भैया कुछ लोग कुछ क्वेरीज हैं, है ना? बिल्कुल भैया जी, स्वागत, जो बनेगा उत्तर दूंगा। नमस्ते सर। ये जो हम लास्ट 2 दिन में सीखे थे कि आदर्श ग्राम का जो मॉडल हम सीख रहे हैं, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्योंकि ये आदर्श मॉडल तो हजारों साल से चलता आया है, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन फिर भी ये व्याप्त क्यों नहीं हुई? ये व्याप्त क्यों नहीं हुआ? हमारी शिक्षा इसके विपरीत है। हमारी शिक्षा ऐसी शिक्षा देती है कि आप पढ़ के अमेरिका चले जाओ, नहीं बने तो दिल्ली चले जाओ और नहीं बने तो आसपास के बड़े शहरों में चले जाओ। परिवार के साथ नहीं जीना है, ये घर से पहले दिन से घोटी पिलाई जाती है। साथ में जीना प्रॉब्लम है, ये पहले दिन से घोटी। और उसके पहले से हमारे पूर्वज, हमारे पिता या और लोग कहते थे कि मैं इन झंझटों से मुक्त होना चाहता हूँ, ये और मैं अपना शांति से आखिरी समय बिताना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं से विरक्ति एक अंदर से घुसी हुई है, जिसके कारण लोग संबंधों को निर्वाह करने में काफी खुश नहीं होते थे, संबंध को बंधन ही मानते थे।
और जो भौतिकवादी शिक्षा आई उसके साथ एक दूसरा लक्ष्य हो गया कि किसी विधि से यहाँ से दूर जाओ और जहाँ ज्यादा भोग है वहां चले जाओ। सीधा यदि हम अमेरिका चले गए तो यहाँ के जो रोड हैं गंदे हैं, वहाँ के अच्छे रोड अपने को सीधा मिल गया, है ना, अच्छी बिल्डिंगें देखने को मिलेगी, गंदगी देखने नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी सुविधाएं हम अमेरिका पहुंचते ही अपने आप पा गए। वैसे ही यदि कोई दिल्ली पहुंच गया तो गांव के जो असुविधाएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उससे एकदम से छुटकारा पा जाता है। तो एक होड़ जो ये पिछले 50 सालों में चली है, जो माता पिता ने प्रयास पूर्वक अपने बच्चों के मन में डाला है कि घर से दूर चले जाओ, अपने रिश्तेदारों से दूर चले जाओ, अकेले चले जाओ, इसमें सुख है, इन दोनों विचारधारा के कारण हम सफल नहीं हुए। विरक्ति वाला पहले से ही है। हमारा समाज प्रतिभाशाली लोगों को समाज से, परिवार से विमुख करने में लगा रहा हजारों सालों से। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो वैदिक वाङ्मय के आधार पर 6 दर्शन है और इसके अलावा बौद्ध और जैन दर्शन है। ये 8 दर्शन बहुत प्रसिद्ध हैं और इन 8 दर्शनों में परिवार में जीने के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 8 दर्शन मोक्ष को एड्रेस कर रहे हैं, मोक्ष में किसी तरह पहुंच जाए उसके लिए सोच रहे हैं। उत्पादन के लिए किसी दर्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, विनिमय व्यवस्था के लिए किसी दर्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो 6 दर्शन फाइनली मोक्ष को एड्रेस कर रहे हैं, परिवार व्यवस्था में जीने के लिए कोई दर्शन नहीं है। तो मध्यस्थ दर्शन परिवार व्यवस्था में जीने का दर्शन है। उसके लिए एक प्रकार का विचारधारा है, निष्कर्ष है और एक अभ्यास के लिए एक अवसर भी चाहिए, और अभ्यास के लिए अवसर है नहीं। तो ये चुनौती इस समय है जी। सर, हमारे सहयोगी है राजू भाई, उनका क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है? संस्थान ये जगह रायपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। एयरपोर्ट से यहाँ 1 घंटा लग जाता है आने में। और यहाँ पर 2 नदियों का संगम है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी में से एक शिवनाथ है और शिवनाथ और खारून नदी का एकदम संगम है। और संगम के एक तरफ दक्षिण तरफ सोमनाथ संगम नाम से, सोमनाथ मंदिर नाम से एक मंदिर है, उसके बिल्कुल उत्तर भाग में हम लोग मानव तीर्थ बैठा हुआ है। तो ये जगह है सिमगा, एकदम नजदीकी जो जगह है रायपुर बिलासपुर के बीच में। रायपुर से 50 किलोमीटर दूर सिमगा नाम का एक कस्बा है छोटा सा, उससे हम लोग 6-7 किलोमीटर दूर है जी। सारण भाई का अध्यात्म पे भी काफी पकड़ है, सारे दर्शन वगैरह सारे लोकेशन कर सकते हैं। हाँ लोकेशन हम जा सकते हैं। चंद्रकांत भाई बोल रहे हैं कि वहां विजिट कर सकते हैं क्या? मैंने कहा एकदम हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए किसी और का कुछ? अगर शिष्टाचार के विरुद्ध ना नहीं, सबके लिए शिष्टाचार मतलब ये मेरा कोई अतिशयोक्ति वाला क्वेश्चन नहीं और ना ही अपमानित करने का है। जैसे आपने ये त्याग करके जो आप जिस जगह पे हो ना, समाज के लिए जो आप काम करने के लिए, और आप ये विचारधारा उनको दे रहे हैं और हम हमारी तर्क बुद्धि से और जो भी है हमारी बुद्धि से, विवेक बुद्धि से ये समझ के रास्ते पे चल रहे हैं। पास में बोलेंगे तो नहीं, उनको सुनाई देगा, उनके लिए तो है, फिर भी since he's there, हाँ। बात ये है कि क्या आपके बच्चे जो 2 बच्चे IIT में हैं, अगर वो पूछे कि पापा मुझे किसी वक्त इस दुनिया में आ जाना, तो आप ये स्वीकार करें? जैसे विनू भाई ने कर लिया, विनू भाई ने अपने बच्चे को भेजा हुआ, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर आप यही मॉडल अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो तर्क, क्योंकि हर का दिमाग अलग अलग होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है पता नहीं, तो आप उनको समझाएंगे तो क्या वो आने के लिए मतलब 100%, 2 लोग हैं तो 2 के लिए बात 100% वो आएगी। तीसरी बात, हम लोग यहाँ पे बैठे बहुत ही अच्छा मॉडल बोल रहे हैं और ये एस्टेब्लिश करने के लिए भी हम तैयार हैं दूसरों के लिए। क्या हम खुद, आप मुझे बोले, अगर आप मुझे, मैं 70% समझ रहा हूँ
दिमाग में आ गया, अगर 100% अगर मैं समझ गया तो मैं आज ही तैयार हूँ आपके साथ इस सेवा यज्ञ में जुड़ने के लिए। यहाँ पे बैठने के बाद या ये प्रयास जो कर रहे हैं उस प्रयास के बाद तर्क में तो सब समझ रहे हैं, क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। तो एक तो अपन तो उसको करेंगे ऊपर आसपास, बट साधन भैया से किसी का कुछ हो तो हाँ मैं तैयार हूँ। अच्छा बढ़िया। ये तैयारी क्या होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए मैं तैयार हूँ तो क्या मैं अपने पास से छूट के तैयार छोड़ के नहीं, या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो मैंने शुरू किया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभा के फिर मैं तैयार हूँ या भाग के? नहीं, निभा के तैयार होना है। निभा के तैयार होना है। मीटिंग चल रही है, तो कर लें साधन भाई से एक बार और कुछ हो तो बल्कि इस पर करेंगे चर्चा, बिल्कुल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए तो भैया से कोई और तो इस समय तो ठीक है, नमस्कार करें। थैंक यू साधन भैया। नमस्ते। ठीक है भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बाकी जो मित्र है ना सभी को नमस्कार। बहुत सारे लोग बाकी लोग हैं उसमें से कोई कुछ बोलेंगे? हाँ, इसमें से यदि किसी को कुछ कहना है तो बिल्कुल, जो हाँ अपने नरेंद्र भाई कह रहे हैं जुड़े, ऑनलाइन जुड़े हैं योगेश भाई उपाध्याय है जी, इस पार्टिसिपेंट है। हाँ योगेश भैया कुछ कहना आपको? नहीं भैया, आप सबको अभिनंदन देना है और ढेर सारी शुभकामनाएं देना है। बहुत बढ़िया प्रयास है और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के सवाल भी जो है काफी मैच्योर सवाल है, तो मुझे लगता है कि इस समूह को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और समूह के साथ सही में जो है अच्छे से काम हो। तो जैसे सोम भैया बता रहे कि आगे कोई शिविर का आयोजन हो जाए तो जो भी अभी ऊर्जा लगी है वो सार्थक हो जाएगी। तो उस रूप में मुझे ये बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी। इसका भी रिव्यू है, सबको पूछ लो। हाँ जी, हाँ किसी और को कुछ व्यक्त करना हो तो बिल्कुल। वो लोग तो सब हाँ वो सभी जी। मनोहर भाई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ अजय भाई, मैं देर से जुड़ा, मुझे एक्चुअली मैंने मैसेज देर से देखा, लेकिन सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह से मतलब एक समूह में काफी लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, मुझे लगता है 70-80% लोग नए हैं, लेकिन जिस तरह की जिज्ञासा और जो उनकी कर्मठता या जो उनकी बिल्कुल साफ गोई साफ बातें करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके समुचित जवाब निश्चित रूप से वो सोम भाई और साधन भाई के थे ही। मैं बहुत आशान्वित हूँ कि इतना बड़ा जनसमूह जिनका कि बड़ा अच्छा जनाधार है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, अगर वो लोग एक्टिव होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मेरी शुभकामनाएं। और आपके जो सार्थक प्रयास हैं और सुषुप्त रूप से, मतलब आप कितना, हमें समझ भी नहीं पड़ती कि आप कब कितना कुछ कर जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बहुत मैं मीन्स अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जुड़ के, और मैं बहुत आशान्वित हूँ। थैंक यू टू ऑल, स्पेशली धीर अपना विनू भाई जो है, जैसा मैं कहता रहा हूँ कि वो कोई भी फोन कॉल करते हैं, कोई भी बात करते हैं तो सिर्फ जीवन विद्या करते हैं। मैंने देखा नारगोल शिविर में जब भी वो बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जीवन विद्या की बात करते हैं। To that extent, if it is devoted, so naturally results are going to come. There is no doubt about it. Thank you. बढ़िया बढ़िया। मनोहर भाई यही सूरत में है, हम लोगों से जुड़े हुए। कल्पेश भी जुड़ा हुआ है। कल्पेश कुछ कहना है? कल्पेश यही खेड़ा में है ना, इस दर्शन के कांटेक्ट में है, पास में खेड़ा में खेती कर रहे हैं परिवार के साथ। कल्पेश भाई, कल्पेश नहीं अब वही वो खुद ही ऑन है। हाँ कल्पेश भाई, कल्पेश भाई आवाज नहीं आई। हाँ नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। हाँ बस भैया ऐसे ही खेत में थोड़ा काम कर रहा हूँ और साथ में आप सुन रहा था तो कुछ सुना कुछ।
और बढ़िया लग रहा है जो यहाँ साथ में सब आप मिलकर ये, और सोम भैया का भी सुना, साधन भैया का थोड़ा थोड़ा सुना है, पर सोम भैया के साथ जो भी बात हुई और ये जो साथी मित्र जो बात उनसे प्रश्न किए और जो उत्तर मिले, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये जो परिवार के साथ मिलकर जो शिविर की बात हुई ना, बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा वो। बढ़िया। फागनी बहन, आपको कुछ कहना? जी भैया, बहुत ही बढ़िया लगा सबको सुन के, और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अब सब लोग परिवार के साथ शिविर करेंगे। ये बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। बहुत बढ़िया भैया। फागनी बहन वगैरह हम लोग जो रोज 7 से 8 मिलते हैं उसमें जुड़ी हुई है, 15-20 लोगों का ग्रुप है, सूरत और गुजरात और राजस्थान का। बढ़िया। और किसी को कुछ अपने व्यूज रखने हो बिफोर वी क्लोज? संजय भाई, संजय भाई आज जी। मैं हम तो बात करते रहेंगे। आज मैं नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा है। क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। मिलेंगे हम, साथ में जर्नी करेंगे। बकुल भाई और सब राजू भाई है, सभी लोगों को धन्यवाद। आप कैसे हैं, हम लोग साथ में जर्नी करेंगे अभी आगे, और डोंट वरी। थैंक यू। बढ़िया, ठीक है, तो क्लोज करें भैया। कोई और कुछ कहना चाहता है? कंक्लूडेड है ना। ठीक है, सभी को नमस्कार। 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 नमस्कार योगेश भैया। नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते जी भाई, नमस्ते। हाँ जगदीश भाई, नमस्कार। नमस्कार। हाँ